नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत के करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 21 नवंबर में देश में 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए गए। पहले जहां 29 अलग अलग श्रम कानून हुआ करते थे, उनको खत्म करके अब 4 प्रावधानों को शामिल किया गया। इन 4 नए कोड का मकसद है हर कामगार को समय पर वेतन मिले, ओवर टाइम का पूरा पैसा मिले, महिलाओं को बराबर की सैलरी और सम्मान मिले, सबके लिए सोशल सिक्योरिटी हो और एक सबसे अहम पहलू कि फ्री हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं भी दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कर्मचारी को 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि पुराने कानून 1930 से 1950 के बीच बनाए गए और तब का जो वर्किंग कल्चर था, उद्योग थे, टेक्नोलॉजी थी, वो सब उस वक्त के हिसाब की थी और उस हिसाब से कानून बनाए गए। अब सब कुछ बदल चुका है, इसलिए पुरानी उलझनों को खत्म कर श्रम कानून को नए, आधुनिक और आसान सिस्टम में बदल दिया गया है। लेकिन क्या ये वाकई काम करेंगे? किस तरह के प्रावधान जो हैं वो आपके हक में हैं? कहां पर चुनौतियां हैं? इन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन नए लेबर कोड पर प्रकाश प्रियदर्शी, मेरे सहयोगी, ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव वंदना गुरुनानी से खास बातचीत की। जरा उस बातचीत का अंश आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। लंबे वक्त के बाद, लंबे इंतजार के बाद, तमाम तरह के डिलिब्रेशंस, कंसल्टेशन के बाद इन कोड्स को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। अब क्या तैयारियां होंगी यहाँ से, ताकि आप इसको इंश्योर करें कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो? तो आपने जैसे ठीक कहा कि इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक्चुअली इसकी तैयारी पिछले कई सालों में काफ़ी तैयारी इसकी करके रखी है। सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसा नया लॉ आता है, उसके साथ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन और उसके रूल्स बनने होते हैं। तो ये रूल्स जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से ये रूल्स पूरे रेडी हैं। राज्य सरकारों के जो रूल्स हैं, वो हमारे साथ समन्वय में बनाए गए हैं। उनमें ताकि वो जो हमारा कोड के फ्रेमवर्क के साथ अलाइन्ड हो। ये सभी रूल्स अब रेडी हैं। इनफैक्ट कई राज्यों ने तो कोड आने से पहले अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स पुराने एक्ट्स में भी किया था। तो उनकी, जैसे हम कहेंगे, वो पूरा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे तत्पर हैं, रेडी हैं। तो अब मिलके हम लोग इन कोड्स के जो रूल्स हैं, उनको सबसे पहले हमें नोटिफाई करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और उसी के साथ-साथ इन कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें एक डिजिटल सिस्टम्स बनाने हैं। हमारे नेशनल लेवल पे डिजिटल सिस्टम्स कुछ बने हुए हैं। स्टेट लेवल पे कुछ राज्यों में हैं, कुछ में नहीं है। तो उनकी पूरी तैयारी करके इनको आगे ले जाना है, ताकि इस कोड्स के जो डिजिटल सिस्टम्स जो हैं, वो भी ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाए। तो कोशिश यही है कि जिस तरह से दुनिया अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, जिस तरह से वर्किंग कल्चर बदल रहा है, उस हिसाब से नए नियम उनके साथ तालमेल बिठा सकें। तो आज जरा हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा अच्छा पैनल है। मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय श्रम सचिव प्रभाकर बाणासुरे सर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ राहुल अहलुवालिया हैं, फाउंडर और डायरेक्टर हैं फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेड से। थैंक यू सो मच राहुल, आपका भी। और हमारे साथ अखिल चंद्रा हैं, पार्टनर और ग्लोबल पीपल सॉल्यूशंस लीडर्स। आपका भी अखिल बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, जो तर्क दिया गया है कि जो पहले के कानून थे वो एक खास समय सीमा में बने थे, उस वक्त का वर्किंग कल्चर और बाद के वर्किंग कल्चर में बड़ा फर्क आया है। सबसे बड़ा सवाल जो आम लोगों के मन में होगा कि जब इस तरह के कानून लागू होते हैं, जब इस तरह का प्रावधान आता है, तो कितना समय लगता है इतने बड़े बदलावों को फिजिबल होने में या लोगों तक पहुंचने में? कि सरकार ने जो भी नया लेबर रिफॉर्म्स लिया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे वैसे लेबर कानून जो देखेंगे तो 2026 से है सर। ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना है 2026 में बना, उसके बाद में 1936 में एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बना। तो ऐसे बहुत ही पुराने जो अंग्रेजों के जमाने से थे। इसकी पहल पहले ये हुई है कि 2002 में ट्राई पार्टी एक्ट, जो राष्ट्रीय त्रिपक्ष श्रम परिषद होती है, उसके अंदर में ये बिल लाया गया। उस समय में जो सभी ट्राई पार्टी, उन्होंने इसका कुछ संशोधन की मांग की थी। उसके बाद में 2002 से 2005 तक इसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन बाद में कुछ सफल हो नहीं पाया। फिर 2005 से लेके तो 2014 तक इसमें चर्चा ही होती रही
और कुछ दिक्कतें रहती थी, वो ट्रेड यूनियन वाले सवाल उठाते थे। बाद में गवर्नमेंट की तरफ से इसमें और सॉल्यूशन दिया था, लेकिन हुआ नहीं। बाद में 2015 से इसमें पहली पहल शुरू हो गई है। वे पहल से तो शुरू हो गई है, पहले भी कानून थे, उसके अंदर में बहुत ही डिफरेंसेस थे, जैसे कि वेतन की तनख्वाह थी, हर एक्ट के अंदर में अलग-अलग तनख्वाह उसकी परिभाषा दी थी। उसके बाद में वर्कर की भी जो परिभाषा है वो अलग-अलग एक्ट के अंदर में अलग-अलग परिभाषा दी थी। तो अभी ये इसको लागू करने के लिए देखें कि गवर्नमेंट ने तो अभी इसको ये 4 कोड तो लागू लागू कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा-सा एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉइज को समझने में तो उतनी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कानून सरल हो गए हैं। उसके बाद में एम्प्लॉयर के बारे में भी वो लाइसेंस भी है, रजिस्ट्रेशंस है, ये सभी बहुत मिनिमाइज़ कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली, कि जल्दी से थोड़ा समय ये लगेगा कि नीचे तक ये सब ये जो 4 कोड है, जाने में थोड़ा-सी दिक्कत ठीक है। हर जो रिफॉर्म होता है उसमें कई चीजें जो चुनौती होती है उसको कठिनाई ये भी आखिरी है व्यक्ति कुछ। जी, वो बिल्कुल, और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर सी बात है। इन सब के बीच में राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तमाम बदलाव किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी, और इसके साथ ही इसको बहुत ही अलग तरीके से देखना होगा। ख़ासतौर पे जो ओवर टाइम वाली बात है, वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स तो फॉलो दिग्गज कंपनियां करती रही हैं, लेकिन कुछ सालों में, स्पेशली आफ्टर कोविड जो है, वो लगातार यूनियंस भी इस बात को कहती रही हैं। इवन इन कानूनों के बाद भी जो हैं श्रम संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का शोषण हो सकता है। आपकी क्या टिप्पणी है? मेरे हिसाब से तो ये एकदम ही गलत अप्रोच है कि उनका एम्प्लॉयज़ का शोषण हो सकता है। ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी की रिलेशनशिप है, वो ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आप मानते हैं कि आप अपना श्रम देंगे और वो आपको उसके बदले में पैसे देंगे। शोषण करना किसी का बहुत ही मुश्किल है जब तक उनके पास कोई भी और तरीका हो या कोई भी और ऑप्शन हो, और हर एक के पास आज की दुनिया में ऑप्शन दूसरा होता ही है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि शोषण करना इतना आसान है, आप अब आपके पास घर पे अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, वो सोसाइटी के सबसे ज़्यादा शोषित लोगों में से एक है, डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक हेल्पर। आप उनको ओवरवर्क करा के दिखाइए या आप उनकी तनख्वाह काट के दिखाइए, वो एक दिन में छोड़ के चले जाएँगे और आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो लोगों की प्रोटेक्शन जो है वो कानून से कम और कॉम्पिटिशन से ज़्यादा होती है। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ओवरटाइम स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात है, वहाँ पे भी इन कानूनों ने कोई बदलाव नहीं किया है। इन्होंने बस राज्यों को पावर दे दी है कि अगर आप बदलना चाहते हैं ओवरटाइम आवर्स, तो वो आपके हाथ में है, आप बदल सकते हैं, वो रूल्स में आपके पास है, आपको केंद्र सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा। तो इन दोनों तरफ से कानून में इतना कोई अंतर नहीं है और शोषण का मेरे ख्याल से सवाल उठता ही नहीं। आ, अखिल, हमें ये बताइए कि मतलब कौन से ऐसे हमारे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की और बेहतर स्थिति कर सकते हैं। मतलब आपने तो पूरी दुनिया और बाकी सब चीज़ों को भी बहुत करीब से देखा है, तो हमें बताइए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि और कहीं ना कहीं हमारे पूरे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में, या कह सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल दिग्गज कंपनियां जिनका माहौल भी बड़ा अच्छा माना जाता था, वो भी एट्रिशन का शिकार हुई हैं, टैलेंट रिटेन करने की चुनौती भी बनी रहती है। क्या लगता है कि आपको ये जो बदलाव हैं कानूनों के, ये जो तमाम सपोर्ट हैं, वो थोड़ी बहुत राहत दे सकते हैं, या आपको लगता है अभी बड़ी लंबी यात्रा बाकी है? नहीं नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट, आपको सबको ये पता होगा कि 5 साल पहले ये लॉ पास हुआ था पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिला था। बट एकदम से ये लॉ लागू हो जाएगा, उसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्राइडे वॉज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी।
कि एकदम से आ गया, लेकिन कुछ कंपनियों ने इसकी तैयारी कर रखी थी, बिकॉज हम बहुत सारी कंपनियों के साथ एज ए कंसल्टेंट एडवाइजर काम करते हैं। एंड आपने जैसे बोला कि हम हर तरीके का, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग तरीके का इंडस्ट्री हो, या वो सर्विस सेक्टर में हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे जोमेटो, स्विगी, इन सब के साथ हम काम करते ही हैं। पहले तो ये दिस दिस वाज अ सरप्राइजिंग थिंग, बट अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या इसमें बेनिफिट है। सबसे पहली बात, आप ये जो आंकड़ा है वो सुन के हैरान हो जाएंगे कि 64% से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर लाया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, विच इज वेरी मोटिवेटिंग। हमारी कंट्री का जो साइज है, हमारी कंट्री में जो गिग वर्कर्स है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, वो भी आपने देखा होगा बिकॉज कोविड के बाद और पहले भी काम करने का तरीका बदल चुका है। हमने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो एग्रीगेटर मॉडल में काम करते हैं, चाहे उबर हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, गिग वर्कर्स हैं, वो काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में। उनके लिए बेनिफिट के लिए काफी बात की गई है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन, जो पीएफ और वो बेनिफिट है वो दिए जाएंगे। और मिनिमम वेज, एक यूनिवर्सल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है जो लाया गया है, जिससे कि फ्लोर वेज, टाइमली पेमेंट, equal remuneration for men and women. This has brought into the, as a mandate for everyone, and central government has come out with this. और आपको ये सुन के भी हैरानगी होगी कि जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज है, वो पहले सेंट्रल नोटिफाई तो करता था, लेकिन हर स्टेट फॉलो नहीं करता था, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अगर दिल्ली में 21,000 पे है, तो बिहार में और झारखंड में फॉर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड 8,000 या 9,000 रुपये महीना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक सेंट्रल नोटिफाई करेगा, सब स्टेट्स को वो मानना पड़ेगा, और स्टेट्स को या तो उससे बेटर देना पड़ेगा, या जो सेंटर ने मिनिमम लागू किया है उसको देना ही पड़ेगा। और आपको ये मान के बहुत हैरानगी होगी कि बहुत सारी कंप्लायंसेस ठीक हुई हैं, जो हम आगे बात करेंगे इस बारे में, बट ये कुछ बेनिफिट्स थे जो मैं आपके आगे लाना चाहता था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेप है, और ये हमारे जो विकसित भारत 2047 का एक सपना है, उसकी तरफ ले जाने में बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो डिस्कशन का पहला हिस्सा रहा है वो यही बताता है कि इसको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखना चाहिए। बाणासुरे सर, ग्रेच्युटी को लेकर एक कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। हमें बताइए कि ग्रेच्युटी, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नौकरी शुरू की है, या जो कहीं ना कहीं पूरे इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने हैं, उन्हें 1 या 2 साल हुआ होगा। ग्रेच्युटी होता क्या है, और ग्रेच्युटी में ये बदलाव कितना बड़ा कहीं ना कहीं एक तरह से लॉस भरेंगे उस कर्मचारी का जो अक्सर कई बार बेहतर विकल्प की वजह से जल्दी नौकरियां छोड़ देते हैं। ग्रेच्युटी तरीका से उपदान है कि जो भी कर्मचारी है सर्विस करता है, तो सर्विस उसके ग्रेच्युटी उसको प्रदान दिया जाता है। पहले की ग्रेच्युटी की सीमा जो थी वो 10 लाख की थी, अभी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। और पहले था कि जो स्थायी कर्मचारी उसको 5 साल के बाद में ग्रेच्युटी शुरू होती थी। अभी क्या हो गया कि जो फिक्स टाइम वर्कर्स है, उनको भी अभी ग्रेच्युटी 1 साल के बाद में सेवानिवृत्ति के बाद में उसको कुछ आर्थिक सहायता मिले, उसके उपदान में से ये हर महीने में ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उसके अंदर में 20 दिन के लिए एक करते रहते हैं ग्रेच्युटी, उसमें जमा होती रहती है उसकी। और आफ्टर रिटायरमेंट या सर्विस छोड़ने के बाद में उसको उसका जो ग्रेच्युटी का पैसा जमा है उस पर इंटरेस्ट करके उसको दिया जाता है। अभी इसमें एक पहल अच्छी की है इसके अंदर सुधार, जो कि फिक्स टाइम एम्प्लॉयर्स जो है, जो 1 साल के, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के, जो अभी नया ट्रेड आया है कि 5-5 साल के लिए उनको वहां जॉब दिया जाता है, तो उनको भी 1 साल के बाद में ग्रेच्युटी मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छी एक नई पहल है। और ये जो 10 लाख की ग्रेच्युटी थी, सीमा बढ़ा के 20 लाख कर दी, वो उसके पहले, इसके रिफॉर्म्स के पहले में इम्प्लीमेंट हुआ था उसका। सही कहा आपने। चलिए, इसी से जुड़ा सवाल कहीं ना कहीं राहुल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बदलाव हैं, जो तमाम कंपनियों का पूरा सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स को लेके, ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा, या अभी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ों का इंतजार आप सभी करेंगे?
सब स्टेट्स को अपने रूल्स नोटिफाई करने होंगे। ये ड्राफ्ट रूल्स तो तैयार है। लगता है संपर्क। जो जी जी राहुल, आपकी आवाज आ रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है। जी जी, पूरी करें अपनी बात। जी सॉरी, मैं कह रहा था कि स्टेट्स को ड्राफ्ट रूल्स वगैरह नोटिफाई करने पड़ेंगे और उसके बाद ही सब कुछ प्रभाव में आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ पे सेंट्रली रूल्स नोटिफाइड हैं वो ऑलरेडी तत्काल प्रभाव हो जाएंगी। अगर मतलब आम दर्शक के मन में या जो भी कर्मचारी देख रहे होंगे उनके मन में अगर सवाल हो, तो फिर भी इसमें कितना समय लग सकता है आपको लगता है? ये 1 से 2 महीने के अंदर मेरे ख्याल से प्रभाव हो जाना चाहिए इनका। इन्हें अखिल, हमें ये बताइए कि वर्किंग कल्चर में खास तौर पे अगर हम देखें गिग वर्कर्स और बाकी खास तौर पे हेल्थ सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों का भी बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव दिया गया है। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं और मेरे ख्याल से आप इससे इत्तेफाक भी रखेंगे कि कागज़ों पर तो बड़ा सैद्धांतिक रूप से चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन चाहे ओवर टाइम हो, चाहे इस तरह की सोशल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे बाकी किसी तरह के लाभ, ये कर्मचारियों तक पास ऑन होना कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सॉरी अगर मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जितना हो नहीं नहीं, सके आप उतना बेहतर हैं, प्लीज प्लीज अपनी बात रखें। तो जो आपने बात करी है उसके लिए जस्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस एंड क्लैरिटी टू दैट, जो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर है उनके लिए इस स्पेसिफिक प्रोविजन है कि 1 to 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर जो कंपनी की होती है और कैप्ड एट 5% ऑफ द अमाउंट पेड एंड पेबल टू गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट। सो 1 to 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर को बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा, बट वो 5% तक कैप की जाएगी और उसके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो हर स्टेट कंट्रोल करेगी एंड इंश्योर करेगी, जैसे लेबर वेलफेयर फंड है, कि ये बेनिफिट उनको दिया जाए। और दूसरे बेनिफिट्स हैं जो हमने अभी बात करी ऑक्यूपेशन सेफ्टी की, जिसमें मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स की बात हो रही है, सेफ वर्किंग कंडीशंस, क्रैच फैसिलिटीज, एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड ऑल। everything should be given to you and there's a complete and आप जो बोल रहे हैं कि वो पास ऑन हो, उसके लिए स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाएंगी, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे एंड स्टेट वेलफेयर बोर्ड होंगे, सो दैट सारा का सारा बेनिफिट लोगों को पहुंच पाए। और उसको इंश्योर करने के लिए सही तरीके से जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं एंड नोटिफाई किए गए हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक चुनौती मुझे भी दिखती है कई बार, और मैं थोड़ा इसको और अलग तरीके से समझने की बाणासुरे सर से कोशिश करूंगा कि अगर किसी को कहीं दिक्कत आ रही है, अगर इन नियमों के साथ कोई कंपनी तालमेल नहीं बिठा पा रही है या उसका लाभ कर्मचारी को नहीं दे पा रही है, तो फिर कर्मचारियों के पास क्या क्या पावर हैं इस बात को ऊपर उठाने के या अपना हक मांगने के, इन सारी चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अच्छी चर्चा चल रही है। बाणासुरे सर, ब्रेक से पहले जो मेरे मन में सवाल था उसी के साथ आता हूं। अगर इन तमाम बदलावों को कोई कंपनी उसका फायदा कर्मचारियों तक नहीं दे रही है, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा प्रोविडेंट फंड और बाकी कई चीज़ों को लेकर कई कंपनियों के साथ इश्यूज आए, बहुत सारे मामले कोर्ट्स तक भी गए, तो फिर कर्मचारियों के पास क्या अधिकार हैं, इन सारी चीजों को किस फोरम पे उठाया जाता है, क्या क्या उनके पास कहीं ना कहीं उपाय हैं? तो देखिए, भी फिलहाल कैसा है कि हर स्टेट के अंदर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, लेबर ऑफिसर है, और सेंट्रल की स्पेस से देखे जाएंगे तो इन्फोर्समेंट लेबर ऑफिसर है, रीजनल लेबर कमिश्नर है। अब ये सेंट्रल की जो लेबर की पॉलिसी वो स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं, ये है। ये तो है कि पहले किसी कर्मचारी पे, मजदूर पे कुछ अन्याय होता होगा, उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती होगी
या और कुछ उसके ग्रीवेंसेस होंगे, इसके लिए वो लेबर ऑफिसर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास में अपने जो दिक्कत है वो दे सकता था। अभी उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल होगा। अभी ट्राइब्यूनल भी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रहेगा, क्योंकि पहले भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट से था और अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये था। दूसरी बात है भी कि मिनिमम वेजेस जो है वो 24,000 रुपए किया है। अभी हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का देखेंगे तो उसमें 15,000 की सीलिंग है, यानी 15,000 के ऊपर वाला जो है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि 15,000 तक ही उसको मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने खुद 24,000 रुपए उसको सीलिंग कर दिया है, मिनिमम वेजेस कर दिया है। तो क्या ये 24,000 वालों को भी प्रोविडेंट फंड कटेगा कि नहीं कटेगा, या उसके लिए इसके अंदर में कुछ क्लियरेंसेस नहीं है। वैसे भी अभी उन्होंने कहा कि ईएसआई सभी जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है वो सभी को लागू होगी। अभी की जो मर्यादा है वो 21,000 की, 21,000 के ऊपर वाले को ईएसआईसी स्कीम लागू नहीं होती। अभी जो मिनिमम वेजेस किया है वो 24,000 रुपए किया है। तो इस कंडीशन में उस एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, ये उसके अंदर प्रावधान, क्योंकि एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर में बदल होना चाहिए, ईएसआईसी एक्ट में बदल होना चाहिए, ये या गवर्नमेंट ने डायरेक्टली उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो हायर वेजेस वाले भी है उनको पेंशन ये कवर के अंदर में लाया जाएगा। अभी कर्मचारी को रास्ता भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेगा। बड़ी अच्छी क्योंकि बात आपने कही सर, बाणा सुरे सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि बदलाव के साथ साथ शायद ना हमें कंप्लायंस लेवल पे या जो फोरम्स हैं उनमें भी अपग्रेडेशन चाहिए होगा। बात तो हो रही है लेकिन इसमें स्पष्टता की बड़ी आवश्यकता है और जितना जल्दी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी उतना ही कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा पाएगा। एक आखिरी सवाल के साथ राहुल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा सा एम्प्लॉयर के नजरिए से भी समझना होगा। जब इस तरह का बड़ा रिफॉर्म होता है तो किस तरह का कहीं ना कहीं एक तरह से बदलाव के दौर से किसी कंपनी को और उसके पूरे इकोसिस्टम को गुजरना पड़ता है। अगर हम एचआर लेवल पे बात करें, कंप्लायंस लेवल बात करें, क्योंकि कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, अब जाहिर सी बात है उसमें भी व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस बदलाव में, क्योंकि जैसे मानसूर्या सर भी कह रहे थे कि स्पष्टता थोड़ी कम है, थोड़ा समझने का जरूरी है। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज दोनों की तरफ से थोड़ी कंप्लायंस में इसमें टाइम लग सकता है। तो कम से कम अगले 1-2 साल में सरकार को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए कि अगर लोग एनफोर्स नहीं कर पाते हैं या अगर लोगों के तरफ से पूरी कंप्लायंस नहीं हो पाती है तो ये एक्सपेक्टेड चीज़ है। हर बड़े ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें भी थोड़ा इसका जो एनफोर्समेंट है, जो ये लागू करने का तरीका है, उसको थोड़े आराम से लेना चाहिए। लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए और इस बेसिस पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। क्योंकि एक और बहुत बड़ा अंतर जो इसमें आ रहा है कि इनमें से बहुत लॉज जो हैं पहले सर्विस सेक्टर पे लागू होते ही नहीं थे और अभी सर्विस सेक्टर पे एकदम सडनली लागू होने लग जाएंगे। तो लोगों को टाइम लगेगा ज़रा एडजस्ट करने में और वो टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समय लगता है किसी भी रिफॉर्म को पूरी तरह से बेहतर होने में, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जो भी कर्मचारियों के हक की चीज़ है और जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अड़चन की आवश्यकता नहीं है, और जैसा राहुल भी कह रहे थे कि कई चीज़ें तो इमीडिएट इफेक्ट हो जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से नोटिफिकेशन और स्पष्टता का इंतज़ार करना होगा। अच्छी चर्चा रही, थैंक यू। मेरे पास समय एकदम नहीं है, वरना मैं अखिल आपके पास आता, टाइम बाउंड हमें, फिर भी आप अपनी बात रख लीजिए जी। एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जी, आप जी। मुझे टाइम दे तो क्विकली। जो आप बात कर रहे थे कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत होती है तो कहाँ जाए, तो एक जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है ग्रीवेंस रिडर्सल कमेटी जो बनाई गई है, जिसमें दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगी, 50-50% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से। और वहां पे दोनों रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंप्लेंट की जाएगी और 30 दिन के अंदर उसको खत्म करने का एक आउटर लिमिट दिया क्या गया है। बात है, क्या बात वो है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एवरीवन कैन लेवरेज दैट एंड यूज इट प्रॉपर्ली। और जैसे आप जो कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे, आपको सुन के हैरानगी होगी कि अभी हमारे को 31 रिटर्न भरनी पड़ती है हर महीने में इन 29 कोड जो सब्स्यूम्ड हुए हैं 4 कोड्स में। अब आपको 4 रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी। और अगर आपको रजिस्ट्रेशंस लेनी होती थी पहले, रजिस्टर मेंटेन करने होते थे, वो 84-80 कोड के आसपास होते थे और अब 8 करने होंगे सिर्फ। सो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बिल्कुल, बर्डन ये मतलब खत्म मेरे करेगा ख्याल से सभी एम्प्लॉयर। स्टेक होल्डर्स का
इसमें फ़ायदा है और चीज़ें बेहतरी के लिए होती हैं। हमें हमेशा बदलाव को एक बेहतरी के तौर पर स्वीकार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तमाम एक्सपर्ट्स का, तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि हमने हर पहलू को छू लिया। इस चर्चा के जर में अगर कुछ आपसे मिस हो गया है तो ये पूरा शो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, आप वहाँ से भी रिविजिट कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए टी नाउ स्वदेश। नमस्कार।